पुराने लोग मॉडर्न मशीनों के बिना लाखों भारी पत्थर के ब्लॉक्स कैसे हिलाते थे। उन्होंने ग्रेट पिरामिड को कार्डिनल दिशाओं के साथ इतनी परफेक्शन से कैसे अलाइन किया और बिना क्रेन या कंप्यूटर के उन्होंने ऐसी चीज कैसे बनाई जो आज भी इंजीनियरों को हैरान करती है। ओल्ड टॉपिक में आपका स्वागत है, जहां हम हिस्ट्री के सबसे बड़े रहस्यों को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम पूछेंगे, मिस्र के पिरामिड असल में कैसे बनाए गए थे। चलिए जो हमें पता है उससे शुरू करते हैं। गीजा का ग्रेट पिरामिड, जो लगभग 4500 साल पहले फराओ खुफू के लिए बनाया गया था, प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह लगभग 4000 सालों तक धरती पर बनी सबसे ऊंची इंसान द्वारा बनाई गई स्ट्रक्चर था। इसमें 2.3 मिलियन से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक्स हैं, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन तक है। इसे जिस परफेक्शन से बनाया गया था वह हैरान करने वाला है। बेस लगभग पूरी तरह से लेवल है और साइड्स लगभग ठीक उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के साथ अलाइन होती हैं। लेकिन कैसे? मेनस्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि जवाब मैन पावर में है। हजारों वर्कर्स कॉपर टूल्स, लकड़ी के स्लेज और बहुत ज्यादा लगन का इस्तेमाल करते थे। वे गीजा के पास वर्कर विलेजेस और खदानों में मिले टूल्स जैसे सबूतों की ओर इशारा करते हैं। लेकिन यह एक्सप्लेनेशन भले ही सही लगे, कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ देता है। चलिए लॉजिस्टिक्स की जांच करते हैं। लगभग 20 सालों में पिरामिड को पूरा करने के लिए वर्कर्स को हर दिन की रोशनी में हर 2 से 3 मिनट में एक ब्लॉक रखना पड़ता था। यह हर दिन 300 से ज्यादा ब्लॉक्स हैं। इन पत्थरों में से हर एक को काटोना, ट्रांसपोर्ट करना, पोजीशन करना और लगभग परफेक्शन के साथ अलाइन करना पड़ता था। क्या उस समय मौजूद टूल्स के साथ यह पॉसिबल था? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए रैंप का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन किस तरह का रैंप? एक सीधे रैंप को 1 मील से ज्यादा लंबा होना पड़ता, जो पिरामिड के वॉल्यूम के बराबर या उससे ज्यादा मटेरियल का बना होता, और ऐसी किसी स्ट्रक्चर का कोई फिजिकल सबूत नहीं है। पिरामिड के चारों ओर एक स्पाइरल रैंप एक और थ्योरी है, लेकिन कोनों को कैसे नेविगेट किया जाता? और क्या ऐसा रैंप बिल्डर्स के अपने काम के व्यू को ब्लॉक नहीं करता? 2018 में हाटनूब खदानों में एक रिमार्केबल डिस्कवरी एक क्लू दे सकती है। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ढलान वाले रैंप, सीढ़ियों और पोस्ट होल्स की एक सिस्टम का पता लगाया, जिसका इस्तेमाल लकड़ी के स्लेज और रस्सियों का इस्तेमाल करके बड़े अलाबास्टर ब्लॉक्स को हिलाने के लिए किया गया होगा। सिस्टम ने जरूरी मैन पावर को कम किया होगा और पत्थरों को ऊपर खींचना आसान बना दिया होगा। क्या यह गीजा में इस्तेमाल किए गए चीज का एक मिनिएचर मॉडल हो सकता है? और फिर परफेक्शन का रहस्य है। ग्रेट पिरामिड के केसिंग स्टोन्स, जिनमें से कई अब चले गए हैं, पॉलिश किए गए सफेद लाइमस्टोन थे, जो इतनी नजदीकी से फिट होते थे कि उनके बीच रेजर ब्लेड भी नहीं जा सकती थी। केवल प्रिमिटिव कॉपर टूल्स का इस्तेमाल करके ऐसी एक्यूरेसी कैसे हासिल की गई? कुछ थ्योरिस्ट्स ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस देते हैं। एक आइडिया, भले ही कंट्रोवर्शियल हो, बताता है कि मिस्रियों ने एक तरह के रिकॉन्स्टिट्यूटेड स्टोन का इस्तेमाल किया होगा, कंक्रीट का एक प्राचीन रूप जो मोल्ड्स में डाला गया था। इससे भारी ब्लॉक्स को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि कोई निर्णायक सबूत इस बात का सपोर्ट नहीं करता। कुछ पिरामिड स्टोन्स के माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ने अनयूजुअल एयर बबल्स और केमिकल कंपोजिशंस को रिवील किया है, जिन्हें कुछ लोग आर्टिफिशियल स्टोन की ओर इशारा करते हैं। दूसरे और भी आगे जाते हैं। फ्रिंज थ्योरीज, भले ही उनमें साइंटिफिक सपोर्ट की कमी हो, दावा करती हैं कि पिरामिड खोई हुई प्राचीन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए गए थे, यहां तक कि लेविटेशन या साउंड वेव्स से भी। इन आइडियाज को अक्सर मेनस्ट्रीम हिस्टोरियंस द्वारा खारिज कर दिया जाता है, लेकिन ये दिखाते हैं कि रहस्य कितना मुश्किल है। फिजिकल कंस्ट्रक्शन के अलावा अलाइनमेंट भी है। ग्रेट पिरामिड लगभग ठीक उत्तर की ओर है, सिर्फ 360वें डिग्री के भीतर। कोई भी मॉडर्न कंपास इतनी एक्यूरेसी नहीं दे सकता था। प्राचीन मिस्रियों के पास कोई मैग्नेटिक कंपास नहीं था, तो उन्होंने यह कैसे किया? एक पॉसिबिलिटी यह है कि उन्होंने सितारों का इस्तेमाल किया। कुछ सितारों, खासकर थुबन जैसे सर्कमपोलर सितारों के उगने और डूबने को देखकर, जो उस समय असल में नॉर्थ स्टार था, वे बहुत सटीक ओरिएंटेशन हासिल कर सकते थे। हालिया स्टडीज तो यह भी बताती हैं कि उन्होंने कार्डिनल दिशाओं का पता लगाने के लिए एक प्लम्ब बॉब और सूरज से जुड़ी एक शैडो बेस्ड मेथड का इस्तेमाल किया। इंटरनल लेआउट पर भी ध्यान देना जरूरी है। पिरामिड के अंदर किंग चैम्बर, क्वीन चैम्बर और ग्रैंड गैलरी है, जो इन पतली शाफ्ट्स और गलियारों से जुड़े हुए हैं। हालिया स्कैन्स ने तो पहले से अनजाने वॉइड भी रिवील किए हैं, बड़े खाली स्पेस जिनका पर्पस सच कहूं तो अभी भी अनक्लियर है। क्या ये सीक्रेट चेंबर्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल जरूरतें, या शायद कुछ और?
सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक किंग चैम्बर खुद है, जो बड़े ग्रेनाइट बीम से बना है, जिनमें से हर एक का वजन 50 से 80 टन के बीच है। ये बीम असवान से लाए गए थे, जो 500 मील से ज्यादा दूर है। उन्हें कैसे ले जाया गया और उन्हें जगह पर कैसे उठाया गया? जमीन से लगभग 150 फीट ऊपर। यह सब एक ऐसी सभ्यता की ओर इशारा करता है जो ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग और इंजीनियरिंग में पहले की सोच से कहीं ज्यादा एडवांस्ड थी। यह हमें सच में अपनी मान्यताओं पर फिर से सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन लोग क्या हासिल कर सकते थे। रहस्य तब और गहरा हो जाता है जब हम याद करते हैं कि मिस्रियों ने पिरामिडों के निर्माण के बारे में डिटेल रिकॉर्ड नहीं छोड़े। उनकी सभ्यता के दूसरे एस्पेक्ट्स के उलट पिरामिड कंस्ट्रक्शन खामोशी में लिपटा लगता है। क्या यह जानकारी पवित्र थी या उनके लिए इतनी रूटीन थी कि रिकॉर्ड करने लायक नहीं थी? आखिर में पिरामिडों की कहानी सिर्फ यह नहीं है कि वे कैसे बनाए गए थे, बल्कि क्यों बनाए गए थे। क्या वे कब्रें थीं, जैसा कि ट्रेडिशनल रूप से माना जाता है, या उनका कोई और पर्पस था, स्पिरिचुअल, एस्ट्रोनॉमिकल या यहां तक कि एनर्जेटिक? हमें शायद कभी सारे जवाब न मिले, लेकिन हर नई डिस्कवरी, प्राचीन खदानों से लेकर छिपे हुए चेंबरों तक, हमें थोड़ा और करीब लाती है। पिरामिड सिर्फ इंसान की महत्वाकांक्षा का ही नहीं, बल्कि रहस्य की स्थायी शक्ति का भी प्रमाण है। शायद यही वजह है कि वे आज भी हमें आकर्षित करते हैं, सिर्फ पत्थर के स्मारक के रूप में नहीं, बल्कि अज्ञात के स्मारक के रूप में। ओल्ड टॉपिक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको प्राचीन इंजीनियरिंग में यह डीप डाइव पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखें, कभी कभी पास्ट दफन नहीं होता, वह बस फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहा होता है।